है एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशियन फैन फिक्शन ओपन सीक्रेट बिहाइंड द मास्क का नेक्स्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्टेड। दो नए नमूनों की कॉलेज में एंट्री हो चुकी थी। ये वेंस के हायर थे, वेंचाओ और वेंशु। वेंचाओ और वेंशु दोनों भी बुली गैंग में एंटर होना चाहते थे, पर एज ऑब्वियस वांग जी ऐसा नहीं होने दे सकता था। सो उसने बहुत पोलाइट वे में इन दोनों के बैक पर किक करके बाहर फेंक दिया था। दूसरी तरफ अपने मिस्टीरियस बॉय को पूरे कॉलेज ने तंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वांगजी ने सबको ये इनडायरेक्टली समझा दिया था कि उसके परमिशन के सिवा कोई भी मिस्टीरियस बॉय से कुछ नहीं कहेगा और उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। हर कोई वांगजी से डरता था, जिस वजह से मिस्टीरियस बॉय का कॉलेज में सरवाइव करना थोड़ा आसान हो चुका था, क्योंकि वांगजी ने सबको मना कर दिया था स्ट्रिक्टली कि वो मिस्टीरियस बॉय को बुली नहीं कर सकते। और इससे परे वांगजी दूसरी तरफ इस पर्सन का पूरा इन्फो निकालने की कोशिश में था, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्सन आया कहाँ से है, और अचानक ऐसे हो सकता है कि इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी ना हो। वांगजी ने कॉलेज के रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे, पर उसे सिर्फ इतना ही पता चला था कि ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और इसका नाम शू यांग है। कॉलेज रिकॉर्ड में भी इसकी कोई भी फोटोग्राफ नहीं थी, और जो थी उसमें चेहरा पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिस वजह से वांगजी वहाँ से भी खाली हाथ ही लौटा था। उसे कैसे भी करके इस पर्सन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, पर वो पहली बार अपने कामों में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि कहीं से भी उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था सिवाय उस पर्सन के नाम के, और एक नाम से किसी का पूरा बायोडेटा नहीं निकाला जा सकता। वांगजी ये समझ चुका था कि ये पर्सन खुद ही खुद को पूरी तरीके से हाइड रखना चाहता था, जिस वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं है। जो एड्रेस इस पर्सन ने दिया था, वो एड्रेस भी एक पुराने से खंडर हवेली का था, जहाँ कोई भी रहता ही नहीं था। तो वहाँ से भी इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। गार्डियन के नाम पे ये ऑर्फन था, ये वांगजी को पता चल चुका था। मतलब इसकी रिलेटिव हिस्ट्री भी वांगजी को नहीं मिली थी। वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने अपने पूरे बुली गैंग को भी इस कामों में लगा दिया था, पर उन्हें भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। वो पांचों भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कोई पर्सन खुद को इतना हाइड क्यों रखना चाहता है। फेस मास्क, खुद को पूरी बॉडी पर कवर करके रखना, ऊपर से अपने नाम को, इन्फॉर्मेशन को, सारी चीज़ों को हाइड करना, किसी भी चीज़ में ना पड़ना और सब कुछ सह के भी चुपचाप रहना, ऐसा कोई क्यों करेगा। वांगजी को इस इंसान में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसे कैसे भी करके सच्चाई का पता लगाना था। दूसरी तरफ बात की जाए वेंस ब्रदर की, तो वो दोनों वांगजी के वार्निंग को कुछ अलग ही लेवल पर ले गए थे, क्योंकि वांगजी ने उनसे तो नहीं कहा था ना, सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स से वेंस बॉयज़ ने ये सुना था कि इस पर्सन को बुली अब नहीं करना है। पर वेन स्टूडेंट वो तो वेन बॉयज़ वो तो गलत ही इन्फॉर्मेशन लेंगे ना। उन्होंने समझने में गलती कर ली थी, और उन्हें ऐसा लगा था कि वांगजी खुद इस पर्सन में इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्यों ना इस पर्सन को और भी ज़्यादा बुली किया जाए, ताकि वांगजी का ध्यान इन दोनों की तरफ भी आए और वांगजी इन दोनों के काम से खुश होके इन्हें भी अपने बुली गैंग में शामिल कर ले। यही सोचकर वो प्लान बना रहे थे इस मिस्टीरियस बॉय को बुली करने का। और बात की जाए अगर अपने मिस्टीरियस बॉय के तरफ की, तो 2-4 दिन से उसकी लाइफ बहुत स्मूथली जा रही थी। वो डेली बेस पर अपने क्लासेस ले रहा था, उसका वर्क भी अच्छा खासा चल रहा था। मतलब उसे वर्क मिलने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, और अब उसे कोई रोक टोक भी नहीं करता था। ना उसके सामने कोई उसे परेशान करने के लिए अचानक आ जाता है। वो कॉलेज में फ्रीली घूम सकता था अभी, और इसी बात का उसे रिलीफ था। उसे लगा कि लान वांगजी अब बोर हो चुका है, जिस वजह से उसने इसका पीछा छोड़ दिया है। पर सच्चाई तो इन सब चीज़ों से परे कुछ और ही था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हर कोई अपनी अपनी तरीके से अपने अपने वर्क में पड़ चुका था और अपने अपने वर्क को कर रहा था। पूरे बुली गैंग को भी इस मिस्टीरियस पर्सन में अब इंटरेस्ट आने लगा था।
वांग जी ने स्टार्ट किया था, पर अब ये सब भी उस पर्सन के बारे में सब जानना चाहते थे, जिस वजह से वो भी अपना 100% दे रहे थे, पर कुछ भी मिल नहीं रहा था। बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे ये सब लोग, जिस वजह से ये सब डिसाइड करते हैं कि ऐसे करने से किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो क्यों ना दूसरा रास्ता आजमाया जाए। और ये दूसरे रास्ते का आइडिया किसी और का नहीं, अपने ब्रिलियंट लान वांगजी का था। लान वांगजी ने डिसाइड किया कि इस पर्सन के अब करीब जाके इसकी इन्फॉर्मेशन इसी के मुंह से निकालते हैं। पर क्या ये पॉसिबल था? पर इन सब चीज़ों के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। एक ट्राई तो बनता है, यही सोचकर वांगजी ने डिसाइड कर लिया कि अब ये दूर से नहीं बल्कि पास जाकर उस पर्सन पे नज़र भी रखेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकालेगा। पर सबसे बड़ा जो मुसीबत इन लोगों के सामने थी वो थी इस पर्सन की म्यूट होने की। पूरे कॉलेज में ये खबर थी कि ये पर्सन म्यूट है और बात नहीं कर सकता। यहाँ तक कि लान वांगजी और बाकी लोगों ने भी इस पर्सन को बात करते हुए नहीं देखा था। कॉलेज, कैफ़े, जनरल स्टोर या न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहीं भी बात करता हुआ किसी से भी पाया नहीं गया था। कोई नहीं जानता था कि इसके मुंह में ज़बान भी है या नहीं, जिस वजह से सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि अगर हम उसके पास जाने की कोशिश भी करें तो कुछ मिलेगा या नहीं। पर जानना तो इन लोगों को था ही, तो ये डिसाइड करते हैं कि जो होगा उसे देखा जाएगा, पर ट्राई तो बनता है। यही सोचकर वांग जी एक परफेक्ट प्लान बनाता है और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरे ही दिन वांग जी अपने अपने मिस्टीरियस बॉय के पास पहुंच जाता है। मिस्टीरियस बॉय इस वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में था और अपना स्टडी वर्क कर रहा था। वांग जी उसके सामने आके बैठ जाता है और आसपास उसे सारे लोग घेर कर, मतलब पांचों बुली घेर कर उसे बैठ चुके थे। एक ही डेस्क पर वो सब उसे घेर कर बैठ चुके थे। मिस्टीरियस बॉय कहीं ना कहीं ये समझ चुका था, पर फिर भी वो अपनी नज़र भी नहीं हटाता और इन सब को इग्नोर करके अपना वर्क करने लगता है। थोड़ी देर तो ये सब इंतज़ार करते हैं कि ये पर्सन कुछ ना कुछ कहेगा, करेगा, ऊपर तो देखेगा एटलीस्ट, पर एज ऑब्वियस कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि इग्नोर करने में ये पर्सन सबका बाप बन चुका था। इसे पत्थर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, कोई सामने आए, कोई क्या करे, कोई फ़र्क नहीं। इन बातों से अब वांग जी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने 5-10 मिनट तो वेट किया, पर उसकी भी हद थी और वो हद 10 मिनट बाद फाइनली टूट गई। वांग जी ने उस पर्सन के सामने से वो बुक अपनी तरफ खींची और उसे बहुत ज़ोर से बंद कर दिया। वो मिस्टीरियस बॉय कहीं ना कहीं समझ चुका था, जिस वजह से वो जस्ट अपनी चेयर से खड़ा होता है, उस बुक को अपने हाथ में लेता है और वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। पर वांग जी उसे जाने देगा? नहीं, ऑब्वियसली वो पांचों लोग अब उसे घेर कर खड़े हो चुके थे। वांग जी आगे आता है और उस पर्सन की तरफ एक पॉम्पलेट निकाल के बढ़ा देता है। उस पॉम्पलेट में एक म्यूज़िक कंपटीशन का इन्फॉर्मेशन थी। वो पर्सन पूरा वो इन्फॉर्मेशन पढ़ता है और उस पॉम्पलेट को वांग जी की तरफ दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर वांग जी फिर से उसे रोक लेता है और कहता है, कॉलेज में म्यूज़िक कंपटीशन है, इसमें हमारा गैंग भी पार्ट लेने वाला है। अगर तुम चाहो तो हमारे बैंड में शामिल हो सकते हो। जितना भी प्राइज़ मनी मिलेगा वो सब तुम रख सकते हो। एज ऑब्वियस हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो ऑफ़र मेरे ख्याल से अच्छा दिया है मैंने तुम्हें। वो पर्सन कुछ नहीं कहता, थोड़ी देर तो सोचता है, बाद में जस्ट अपना हेड वैसे ही नीचे करके बस ना में शेक करता है और वहाँ से जाने के लिए फिर से अपने कदम बढ़ा देता है। पर वांग जी इस बार उस पर्सन का कॉलेज बैग जो उसने अपने बैक पर कैरी किया हुआ था उसे खींच लेता है और उस पर्सन को फिर से अपने फेस टू फेस करके उसे कहता है, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं पाया। इसे ऑफ़र समझो या ऑर्डर समझो, मुझे ना में जवाब नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें ये पूछा नहीं है, तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हें हमारे बैंड को ज्वाइन करना ही होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया
तो जो हरकतें मैंने रोकी है मैं उसे फिर से स्टार्ट कर दूंगा। और बिलीव मी, इस बार टॉर्चर का हद नेक्स्ट लेवल का होगा। तो तुम सोच लो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जस्ट अपने फ्लूट का मैजिक दिखाना है, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। पर फिर भी वो मिस्टीरियस पर्सन अपना हेड फिर से नामे शेक करता है और वहाँ से सीधा चला जाता है। वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो जितना इस पर्सन के पास जाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ये पर्सन उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, जिससे वांगजी के हाथ में ये पर्सन आ ही नहीं रहा था। और दूसरी तरफ पूरा कॉलेज इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि लान वांगजी किसी पर्सन में आज तक इतना इंटरेस्टेड नहीं हुआ था और अचानक एक पर्सन की तरफ इतना झुकाव, सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। और अब पूरा कॉलेज भी इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था, पर ये पर्सन इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जब सबसे दूर रहना चाहता है तो क्यों सब लोग उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यही सोचते हुए वो पर्सन घर आ चुका था। दूसरी तरफ बात करें अगर बिजनेस वर्ल्ड की, तो पूरा बिजनेस वर्ल्ड में उथल पुथल मच चुकी थी। कोई भी उस रूड, एरोगेंट और कैरेक्टरलेस पर्सन को उस चेयर पे नहीं बैठने देना चाहते थे, पर कोई कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय उस कंपनी के ओनर को कन्विंस करने के। पर कोशिशें बहुत की गई थी, पर वो पर्सन भी अपने फैसले पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, जिस वजह से वो अपना फैसला बदलने से साफ साफ मना कर चुका था। और अब तो डेट भी उसने सबको दे दी थी। 20 दिन बाद इस कंपनी का हायर इन सब लोगों के सामने होगा। लैंस, नीज, वेंस, जियांग्स सब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बात उनके हाथ में थी ही नहीं। दूसरी तरफ अपना मिस्टीरियस बॉय अपने घर पे पहुंच चुका था। उसने अपने लिए कुछ खाना बनाया, उसे खाया और बाकी खाने को जो उसने एक्स्ट्रा बनाया हुआ था उसे एक टिफ़िन में पैक कर लिया और वो अपने घर से निकल गया। उसने करीबन 2 घंटे का ट्रैवल किया और वो एक छोटे से अपार्टमेंट के सामने पहुंच चुका था। उसने उस अपार्टमेंट के डोर को जो उसके पास की थी उससे ओपन किया और सीधा अंदर एंटर किया। अंदर एक पर्सन बेड पर लेटा हुआ था और एक पर्सन जो उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ मौजूद था। मिस्टीरियस बॉय वो टिफ़िन उस पर्सन को दे देता है जो वहाँ ख्याल रखने के लिए था और थोड़ी देर उस पर्सन के साथ जो बेड पर लेटा हुआ था उससे कुछ बातें करता है। बाद में अपना मिस्टीरियस हीरो वहाँ से करीबन 2-3 घंटे बाद वापस अपने घर पे आ चुका था, अपने उस छोटी से रूम पे। जाते वक्त अपने मिस्टीरियस हीरो ने आसपास बहुत कड़ी नज़र रखी हुई थी, क्योंकि वो जानता था कि लान वांगजी और उसका पूरा गैंग उसके पीछे पड़ा है। तो उसने बहुत केयरफुली अपने आप को हाइड भी किया था और उस जगह से आते वक्त भी उसने ये पूरा ख्याल रखा था कि कोई भी उसका पीछा ना करे। जाते वक्त भी और आते वक्त भी उसने फुल केयर ली थी। दूसरे दिन कॉलेज में फिर एक बार लान वांगजी ने उस पर्सन के सामने वही ऑफ़र रखा और फिर एक बार उस पर्सन ने उस ऑफ़र को पोलाइटली मना कर दिया, सिर्फ अपना हेड शेक करके। वांगजी फिर से वहाँ से निकल गया। वो इस पर्सन को फोर्स नहीं करना चाहता था, पर वो ये भी चाहता था कि ये पर्सन कैसे भी करके उसका ऑफ़र भी एक्सेप्ट कर ले। पूरा बुली गैंग भी इसे पर्सनली जाके ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो वांगजी का ऑफ़र मान ले, पर अपना मिस्टीरियस हीरो वो हर किसी के सामने बस अपना हेड नामे शेक कर रहा था और वहाँ से निकल जा रहा था। वेंस भी ये सब देख रहे थे और वेंस को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो जो सोच रहे थे अगर वो हो गया तो लान वांगजी उन पर प्राउड करेगा और उन्हें अपने गैंग में शामिल कर लेगा। ऐसे ही और 2-4 दिन निकल जाते हैं। नॉर्मल डे की तरह आज भी अपना मिस्टीरियस हीरो कॉलेज में एंटर कर चुका था। आज उसे क्लास नहीं करना था क्योंकि उसे कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने थे
जिस वजह से वो लाइब्रेरी में जाके वही वर्क करने के बारे में सोचता है। और वैसे ही करते हुए आज क्लास बंक करके वो सीधा लाइब्रेरी में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने निकल जाता है। क्योंकि क्लास चल रही थी, हर स्टूडेंट अपने अपने क्लास में था, जिस वजह से बाहर कैंपस में बहुत कम स्टूडेंट थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वेन चाओ और वेन जूलियो ने उस पर्सन का मतलब अपने मिस्टीरियस बॉय को एक तरफ खींच लिया। मिस्टीरियस बॉय इस सडन एक्शन से बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, पर फिर भी वो खुद को संभालता है और इन दोनों से दूर जाने की कोशिश करने लगता है, जैसा वो हर किसी के साथ करता था। उन लोगों को इग्नोर करके आगे जाने की कोशिश करने लगा था, पर फिर भी ये दोनों कहाँ मानने वाले थे। ये दोनों उसे फिर से तंग करने लगे, पर अब ये दोनों तंग सिर्फ दूर से नहीं कर रहे थे, ये उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से अपना मिस्टीरियस हीरो थोड़ा परेशान हो चुका था और वो पीछे की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर वेन चाओ और वेन शू इन दोनों की हिम्मत और भी बढ़ रही थी। ये और भी अपने मिस्टीरियस हीरो को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। अपना मिस्टीरियस हीरो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था। वो बस इन दोनों से भागना चाहता था, पर ये दोनों उसे बिल्कुल घेर कर बैठे थे और इनके साथ इनके कुछ गार्ड्स वगैरह भी थे जो उस मिस्टीरियस बॉय को वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। मिस्टीरियस बॉय बस खुद को बचाना चाहता था। वो इन दोनों से लगातार पीछे हट रहा था, पर कहते हैं ना, जो इंसान पीछे हटता है और ख़ुद को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करता है, अक्सर ये समाज उसे ही बहुत ज़्यादा तंग करता है। अपने मिस्टीरियस हीरो के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वो कमज़ोर था, जिस वजह से पूरे लोग उसी के पीछे पड़ चुके थे, हाथ पाँव अपना पूरा बॉडी धोके, जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। पर फिर भी स्टिल वो अपने गुस्से पर और अपने आप पर पूरा कंट्रोल करके बस इस सिचुएशन को कैसे भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। पर वेन चाओ और वेन शू वो कहाँ मानने वाले थे। वो दोनों इस पर्सन की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे थे और बकवास बातें भी कर रहे थे, जैसे लान वांगजी की वजह से पूरा कॉलेज इस मिस्टीरियस बॉय को पूरा कॉलेज लान वांगजी की वजह से इस मिस्टीरियस बॉय को डार्क ब्लॉब फिश बुलाता था और अगली ब्लॉब फिश, ऐसे ही कुछ नाम वांगजी ने इसके रखे थे। तो ये भी उस मिस्टीरियस पर्सन को उसी नाम से चिढ़ा रहे थे, पर वो मिस्टीरियस पर्सन फिर भी बहुत काम था और बस खुद को बचाना चाहता था। पर अब बातें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ये और भी आगे आ रहे थे, जिस वजह से मिस्टीरियस बॉय ने एक पर्सन को बहुत ज़ोर से धक्का दिया, क्योंकि ये सारे लोग उसे घेर कर खड़े हुए थे। तो एक मिस्टीरियस बॉय ने एक पर्सन को जस्ट धक्का दिया, अपने लिए एक तरफ से रास्ता खोला और वो वहाँ से भाग गया। इनफैक्ट बहुत ज़ोर से भागने लगा फिर से, और वेन चाओ, वेन शू और उसके सारे आदमी इस पर्सन के पीछे पीछे भागने लगे। ये खबर जैसे ही स्टूडेंट्स को मिली, वो सारे अपने क्लास छोड़कर बाहर आ गए थे और ये खबर कहीं ना कहीं अपने रूम में बैठे वांगजी और उसके बुली गैंग तक भी पहुंच चुकी थी और वो भी बाहर आ चुके थे। पूरे कैंपस में वो मिस्टीरियस बॉय और उसके पीछे वेन चाओ और वेन शू भाग रहे थे। कोई भी इन लोगों को रोक नहीं रहा था। लान वांगजी और उसका पूरा बुली गैंग भी वहाँ बाद में आ चुका था, पर वो भी कुछ कह नहीं रहे थे, वो भी एक साइड में खड़े हो चुके थे। एक पल ऐसा आता है कि अब उस मिस्टीरियस बॉय को भागने के लिए कोई भी जगह ही नहीं बची थी। सब ने उसे घेर कर रखा था और वेन चाओ और वेन शू वो लगातार इस पर्सन के पास आ रहे थे और उसकी बॉडी को टच करने की कोशिश कर रहे थे। वेन चाओ के नज़र में तो वो मिस्टीरियस बॉय और बाकी पूरा कॉलेज भी इस पर्सन के लिए अलग ही चीज़ें देख सकते थे। मतलब ये पर्सन बहुत घटिया तरीके से अपने मिस्टीरियस बॉय की तरफ देख रहे थे। एक्चुअली मिस्टीरियस बॉय का चेहरा तो किसी ने नहीं देखा था, पर उसका बॉडी शेप बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। और वेन चाओ वो तो था ही घटिया, लड़का हो या लड़की वो किसी को भी नहीं छोड़ता था। सो वो भी अपने मिस्टीरियस बॉय का मज़ा उठाना चाहता था। यही सोचते हुए उसने इस पर्सन को आज पकड़ा भी था। वो उसे अब्यूज़ करने की कोशिश करना चाहता था।
सो इनफ फॉर टुडे। मेरे ख्याल से ये स्टोरी आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, पर डोंट वरी, ये वैसे भी शॉर्ट स्टोरी ही है और आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स वो तो प्लीज़ करना ही। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।